भूपेश बघेल जी बोलते ज्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। लोग ये कहते हैं कि योगेंद्र यादव जी कपड़ा बदलने जैसा पार्टी बदलते हैं। तो क्या सनातन महिलाओं को सम्मान नहीं करती? वहां महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। सुशील यादव जी अभी परिपक्व नहीं हो पाए हैं, उनको सीखने की जरूरत है। तो मुझे तो अब ये शंका होती है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि वो जो चाय का जो कप था, ओकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हम बिरलानागर की जो चुनावी समीकरण है, चुनावी समीकरण को समझने के लिए जो पहले तो हमने तमाम नेताओं के इंटरव्यू लिए, अब धीरे धीरे हम समाज प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं। समाज प्रमुखों से बातचीत करके उनके मन की बातों को टटोलने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन से पार्टी के प्रति उनका रुझान है और आने वाले दिनों में उनके समाज का रुझान किस पार्टी की ओर रहेगा। इसी क्रम में हमारे साथ योगेंद्र यादव जी मौजूद है। मैं योगेंद्र यादव जी के विषय में आपको पूरा परिचय दे दूं। योगेंद्र यादव जी जो मगधा यादव समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, अभी मगधा यादव समाज के ब्लॉक के प्रवक्ता हैं और सौर यादव समाज के भी पदाधिकारी रह चुके हैं। यादव जी, पहला सवाल, मगधा यादव समाज के ब्लॉक अध्यक्ष सुशील यादव जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं 80% वोट हमारे समाज का बीजेपी में जाएगा, 15% कांग्रेस में, 5% आम आदमी पार्टी में। उस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूंगा कि ये भूल है उसकी, क्योंकि अब समाज के लोग पढ़े लिखे होने लगे हैं, अभी भक्त नहीं रहे हमारे समाज के लोग। मेरे यादव समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी समाज के लोग बता रहा हूं। कुछ लोगों को आजादी मिली सन 2014 में, और हम तो 1947 में आजाद हो चुके हैं। और हमें आजादी मिलने के बाद हमारी समाज को शिक्षा के रूप में हमने बढ़ते हुए देखा है, और हमारी समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुकी है। और हमारा समाज ये भेड़ बकरियों की तरह किसी एक लाइन में नहीं चलती। शेर है यादव समाज, और शेर का कहना धारता है शेर। और हमारी समाज, अब समाज की विचारधारा ऐसी है, किसी एक के पीछे भागने वाले नहीं है, अपने विचारों पर चलते हैं, अपने विचारों पर जीते हैं, और वो किसी के कहने पर उसके पीछे पीछे नहीं चलती। वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, और कहां कौन कब किस तरह जाएगा वो कोई भी बता नहीं सकता। ना समाज के व्यक्ति बता सकता है, ना कोई राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री बता सकता है, क्योंकि हमारा समाज किसी का गुलाम नहीं है और किसी एक व्यक्ति के विचारों के पीछे नहीं चलते। स्वयं अपना विचार का निर्धारण खुद करते हैं। यादव जी, आपने जिस तरह से सुशील यादव जी के बयान का काट किया है, तो क्या लगता है यादव जी, क्या समाज में गुटवादी वाली स्थिति है? क्योंकि आपने सीधा उनके बयान पे पलटवार करके उनके बयान को काट दिया है। नहीं, सुशील यादव मेरा छोटा भाई है, और वो अभी युवा है, और वो अभी राजनीति पे कदम रखे हैं। वो आगे उन्हें वो बहुत कुछ और सीखेंगे, अभी सीख रहे हैं। लेकिन मैं तो इससे पहले कुछ वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोगों से भी यही बयान सुना हूं। हमारे समाज के 80%, मैं तो कहता हूं कि उनके समाज के भी, जिन्होंने कहा है उनके समाज के भी 80% लोग उनके विचारों पर नहीं चलते, क्योंकि अब समाज, सभी समाज के लोग शिक्षित हो चुके हैं। वो स्वयं का विचार, स्वयं का मत खुद निर्धारण करेंगे, और उनको जिनकी विचारधारा, किसी पार्टी की विचारधारा अच्छा लगेगी और उस पार्टी पर जाएंगे। मतलब यादव जी, आपके समाज में कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं, समाज में किसी तरह गुटबाजी नहीं है। समाज में अब भी आपको गुटबाजी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है कई सारे युवा भाजपा में भी है, कई सारे युवा कांग्रेस में भी है। और हमारा 1 महीने के अंदर यादव समाज में, आपको सुशील यादव जी ने भी बताया, जिसे मेरा छोटा भाई बताया आपको, उन्होंने 5% कहा था इससे पहले का इंटरव्यू में, और सच है वो 5% था। और अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ऐसा ना हो कि वो 80 आम आदमी पार्टी का ना हो जाए। यादव जी, एक तरफ आप तो पहले मुस्कुरा कर बोलते हैं कि सुशील यादव मेरा छोटा भाई है, उसके बाद आप छोटा भाई के बयान को आके वोकल टीवी पे, उन्होंने, सुशील यादव जी ने भी वोकल टीवी पे बयान दिया था, आप उनके बयान को आके वोकल टीवी पे काट भी कर देते हैं, उनके बयान का खंडन भी कर देते हैं, आप कहते हैं कि आपके वो छोटे भाई हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने, वो भी सीख रहे हैं राजनीति, और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। मैं उससे कामना करता हूं। और किसी भी पार्टी, आज भले वो बोले हैं जिस पार्टी में सनातन हो उस पार्टी को मैं पसंद करता हूं। सनातन, आज उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सनातन की रक्षा करती है, वो बिल्कुल गलत है। अगर सनातन की रक्षा करती भारतीय जनता पार्टी, तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बूचड़ खाने को लाइसेंस देती है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सत्ता है, मणिपुर जानते होंगे, महिलाओं को सम्मान नहीं करती। क्या सनातन महिलाओं को सम्मान नहीं करती? वहां महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। आप देखे होंगे एमपी के सीधी में एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पेशाब कर देता है। क्या ये सनातन धर्म का कर्तव्य है? इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता। वो सनातन धर्म क्या, वो विरोधी है। ये लोगों को भ्रमित कर दिया है, और उसके भ्रम जाल में जो लोग फंस गए हैं वो भक्त बन गए हैं।
मेरे परिभाषा में तो ऐसे ही दूंगा। जो भ्रम जाल भाजपा के फंसे हुए हैं वही लोग भक्त हैं। मैं भाई सुशील यादव के नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा है मेरा छोटा भाई है और राजनीति अभी के में कदम रखे और बहुत आगे जाएंगे और जाना भी चाहिए। हमारे समाज के लोगों को मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। मेरे समाज के लोगों को ही नहीं, मेरे बिंद्रानगर विधानसभा के क्षेत्र के सभी युवा बहुत आगे तक पहुंचे और मेरा क्षेत्र का विकास हो। यादव जी, आपने कहा कि सुशील यादव जी राजनीति सीख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुशील यादव जी अभी परिपक्व नहीं हो पाए हैं, उनको सीखने की जरूरत है? नहीं, परिपक्व तो मैं भी वर्तमान में पूर्ण रूप से नहीं हूं, क्योंकि राजनीति की ऐसी चीजें से हर समय सीखना पड़ता है और मैं भी सीख रहा हूं और मेरे साथी भी सीखे। और जब तक जिस दिन परिपक्व हो जाएंगे वो निश्चित रूप से ऊंचे स्थान पर रहेंगे, हमारा समाज ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, हमारा क्षेत्र ऊंचाई पर क्षेत्र में पहुंच जाएगा और हमारे क्षेत्र में भी जैसे दिल्ली और पंजाब में विकास हो रहा है, हमारे बिंद्रानगर क्षेत्र का भी ऐसा ही विकास होगा। सुशील यादव जी ने कहा था, एक फिंगर मतलब उन्होंने एक ये अनुभव हमसे साझा किया था, कहा था कि 80% लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, समाज के 15% लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो 5% लोग आम आदमी के पक्ष में हैं, ऐसा उनका बयान था। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये निश्चित पहले थे 80% लोग। हमारे भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज के लोग 80% थे। वो सही कहा है उन्होंने, सही, बिल्कुल सही पकड़ा है। लेकिन कब थे ये? पहले थे लोग, जब हमारे समाज के लोग कम पढ़े लिखे थे और परिपक्व नहीं थे। पहले मतलब कितना साल पहले? ये मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, है ना, उससे पहले। और अब धीरे धीरे लोग, हमारे यहाँ की बेटियां भी कॉलेज में पढ़ने लगी है, हमारे समाज के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं और शिक्षा क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जा रहे हैं कि स्वयं को निर्णय खुद लेने की क्षमता सब में पैदा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने हमारे समाज के लोगों से सौताले व्यवहार किया, देखे होंगे, नेतृत्व करने के लिए सबसे पीछे हमको रखा, हमारे सिर्फ दाई उठाने का काम करा। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज सिर्फ उपयोग किया, शोषण किया और माली समाज का भी शोषण और उपयोग कर रही है। हालांकि समाज का मैं बहुत सम्मान करता हूं और समाज समझ नहीं पा रहे हैं उन लोग। ऐसा ना हो कि यादव समाज और माली समाज का सिर्फ भाजपा उपयोग करता रहे और हम उनके लिए उपयोगी वस्तुएं न बन जाएं और हमारे जो समाज का विकास होना चाहिए वो विकास न हो और फिर हम लोग अंधेरे में न चले जाएं। इसलिए हमें समझना होगा और समझ भी रहे हैं, क्योंकि माली समाज के लोगों को भी देखा है, बेटियां खूब पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और हमारे समाज के लोग भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिवर्तन तो हो रहा है और परिवर्तन होगा। यादव जी, ये तो समाज की बात थी, चूंकि आप आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, यहाँ ब्लॉक के आप मुखिया हैं, तो थोड़ा सा उस विषय में बात कर लेते हैं। यादव जी, आपके ऊपर ये आरोप है, जो जनता है या जब हम न्यूज चलाते हैं उस समय उस दौरान कमेंट्स भी आता है और कहीं ना कहीं मार्केट में भी ये चर्चा है कि योगेंद्र यादव जी जिस तरह कपड़ा बदला जाता है वैसे योगेंद्र यादव जी पार्टी बदलते हैं। जब पहले आप कुछ दिन पहले अजीत जोगी की पार्टी में थे, उस दौरान आप जोगी जी का गुणगान करते थे, अब आप आम आदमी पार्टी में हैं तो अरविंद केजरीवाल जी का गुणगान करते हैं। तो इसके संबंध में थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि योगेंद्र यादव जी कपड़ा बदलने जैसा पार्टी बदलते हैं। देखिए, आप जो लोग मुझ पर ये आरोप लगाते होंगे उन्हें अभी ये मैं पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, क्या मेरी वो सदस्यता किसी पार्टी में दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा नहीं सकते, क्योंकि मैंने उनके विचारों पर प्रभावित था। जोगी जी का विचार मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो IAS थे, पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे लोगों के साथ में निश्चित रूप से रहता हूं मैं। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ में रहने का एक ही कारण है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, वो कोई चौथी पास राजा नहीं है। आपको मालूम है, मैं बताना चाहूंगा, हमारा प्रधानमंत्री जी का जो यूनिवर्सिटी का डिग्री दिखाए थे UNIVRCITY होना चाहिए यूनिवर्सिटी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, वो भी की जगह बी था उसका डिग्री में। तो मुझे तो अब ये शंका होती है हमारे प्रधानमंत्री जी पर कि वो जो चाय का जो कप था कहीं वो भी तो फर्जी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो फर्जी डिग्री लोग दिखाए थे और मैं फर्जी डिग्रियों के पार्टी में मैं रहना नहीं चाहता। ओरिजिनल कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी को मैं कट्टर ईमानदार मानता हूं, इसीलिए मैं रहता हूं। जोगी जी भी एक पढ़े लिखे थे, IAS थे, इसीलिए मैं उनके साथ था। आज के डेट में जोगी जी नहीं है और जोगी जी का विचारों का आज ही मैं सम्मान करता हूं और जोगी जी नहीं रहे और मैं उस पार्टी का सदस्य तो नहीं था लेकिन समर्थक था। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का समर्थक है, तो आज मैं जोगी जी की पार्टी में नहीं रहा। मैं केजरीवाल का मैं सच्चा सिपाही हूं और आम आदमी की पार्टी का सदैव मैं सम्मान करता रहूंगा, उसका कार्य करता रहूंगा। यादव जी, आखिर आम आदमी पार्टी में जुड़ने का डिसीजन आपने अचानक कैसे लिया कि मुझे अब इस पार्टी में जुड़ना है?
जी, मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए जुड़ा क्योंकि आने वाले में हमारे बच्चे जो हैं उनके भविष्य को देखते हुए मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा। मैं हमारे आने वाले भविष्य बच्चे को सोचा कि वो पढ़े लिखे हो, बहुत आगे पहुंचे, वो भी आईएएस करे, वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करे और कलेक्टर के बच्चे के साथ हमारे मजदूर के बच्चे साथ बैठ करके पढ़ सके और हमारे बच्चों की जो स्वास्थ्य हो एक नंबर रहे। जो अमीरों की बच्चों की जो जहां जिस अस्पताल में उनकी इलाज होती है, हमारे बच्चों की इलाज उसी अस्पताल में होनी चाहिए और ये सिर्फ केजरीवाल कर सकता है और भारत का ऐसा भी कोई नेता हो जो कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने देखा है पंजाब और दिल्ली में हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ में भी ऐसा इलाज चाहता हूं, ऐसा शिक्षा चाहता हूं। जो खबरें निकल कर आ रही है, जो हमारे जो मतलब कुल मिलाकर ये कह हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं उनका ये कहना है, ये दावा है कि बिरजानगर के जो बड़े नामी नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में है और यदि उन्हें दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी टिकट नहीं देती है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़ने का दावा भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। यादव जी इस संबंध में क्या कहना चाहिए? हमारे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे नेता संपर्क में जो टिकट की मांग करते रहते हैं, लेकिन हमारे पार्टी क्या कहना है, जब तक हमारे पार्टी की आप सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी यहाँ के लिए छत्तीसगढ़ के नए हैं, कोई भी पार्टी का सदस्य आता है तो उनके लिए स्वागत है, हमारी पार्टी में शामिल हो सकता है और अगर नेक दिल से आता है और लोगों की जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आता है तो उनका स्वागत है। अगर समय रहते हुए अगर प्रवेश ले लेते हैं तो हमारी पार्टी उन्हें भी टिकट दे सकती है, लेकिन हमारी पार्टी में प्रत्याशियों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे युवाएं हैं और उनका आवेदन 5 युवाओं का अभी आवेदन जा चुका है हमारे जो पार्टी के मुखिया के पास और संभवतः ये 10 तारीख से पहले प्रत्याशी की सूची जारी भी कर दी जाएगी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विधानसभा के। तो मुझे नहीं लगता कि वो अन्य पार्टी की जो आज हमसे संपर्क में है उन लोग शीघ्र आएंगे, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आने से हमारे जो युवा है हमारे पार्टी के उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। यादव जी आपने कहा कि अन्य पार्टी के लोग यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी आते हैं तो उन्हें टिकट दे दिया जाएगा। ये बताइए आपके पार्टी के लिए जो युवा मेहनत कर रहे हैं, यदि उन युवाओं का दरकिनार करते हुए आप लोग दूसरे पार्टी से आए लोगों को तुरंत आप प्रत्याशी बनाएंगे तो क्या वो नाराज नहीं होंगे? यादव जी क्या पार्टी के प्रति उनका जो मनोबल है मनोबल नहीं टूटेगा? नहीं, हम सब एक साथ बैठेंगे, सबसे सलाह मशवरा लेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता है अगर वो उन्हें समर्थन देते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ इनको हमारे पार्टी में अगर स्थान दिया जाए तो हमारे पार्टी को के लिए अच्छा होगा, अच्छा कार्य कर सकता है, उस स्थिति में उसे टिकट दिया जाएगा, नहीं तो उन्हें अन्यथा किसी भी तरह से उस नए व्यक्ति को टिकट हमारी पार्टी नहीं देगी। यादव जी एक चीज बताइए, आपने अभी शिक्षा की बात की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद विद्यालय चला रहे हैं जिसमें गरीब का बच्चा भी वहां पर आकर पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में वहां पर पढ़ाई हो रही है। सीएम के इस कार्य के विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये केजरीवाल जी को फॉलो किया था उन्होंने, बहुत बढ़िया शुरुआत थी उनकी, बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उनका जो शिक्षण संस्थाएं कमजोर होते चले जा रही है। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम की शिक्षकों की कमी हो रही है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी खोली गई है हिंदी मीडियम के, तो इंग्लिश मीडियम का स्कूल कमजोर होते चला जा रहा है। हिंदी मीडियम भी जहाँ तक संपूर्ण रूप से ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर केजरीवाल जी होते तो कुछ और बात होती। निश्चित रूप से क्या बात होती? इसमें शिक्षा में सुधार आता और एक शिक्षक एक ही काम करता सिर्फ पढ़ाने का, क्योंकि एक सबसे बड़ा गलत कर रहे हैं हमारे भूपेश बघेल जी कि शिक्षक मतदाता सूची बना रहा है, सर्वे भी कर रहा है और विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। इसी काम के चलते वो अपना काम जो पढ़ाने का सिर्फ करना चाहिए पूरा पढ़ाने का काम कर नहीं पा रहे हैं, इससे बच्चों को नुकसान खूब हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये केजरीवाल होते तो इसको सिर्फ पढ़ने का काम कराते और बाकी और बेरोजगारों को और नौकरी देते और बाकी काम को उनसे कराते तो बेरोजगारी भी दूर होती और बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे आगे भी बढ़ते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज को आप किस रूप में देखते हैं? आप भूपेश बघेल जी बोलते ज्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। उन्होंने अच्छे मंत्रियों को फॉलो करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनको कुछ लोगों के द्वारा दबाव ऐसा मिलता है दब्बू बन जाते हैं वो और काम को कर नहीं पाते। दिमाग में उसका आता है करना चाहिए लेकिन कर नहीं पाते, उसकी सबसे बड़ी कमी है। और ये काम सिर्फ केजरीवाल के सिवा या भगवत मान के सिवा कोई कर नहीं सकता, उन्हें क्योंकि कोई दबा नहीं सकता, वो सबसे श्रेष्ठ है। यादव जी आपके यहाँ कितना एकड़ खेत है? मेरे यहाँ जमीन मेरे नाम से सिर्फ मात्र 4 एकड़ जमीन है। आप धान बेचते हैं कि नहीं? मैं धान बेचता हूं। मैं आप बोनस योजना का लाभ लेते हैं कि नहीं? हाँ, बोनस योजना का देखो बीजेपी से तो बढ़िया रहा,
निश्चित रूप से बीजेपी। अब आप अभी सीएम को घेर रहे थे, आप बोलते हैं कि बीजेपी से बढ़िया रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, ये दूसरे राज्य की कार्यों को कई बार उन्होंने फॉलो किया, जैसे कि इसको एक साथ बोनस देना चाहिए था लोगों को, वो किस्त किस्त में दे रहे हैं, तो वो जिस समय एक साथ उसे देता तो अच्छा उपयोगी होता और बहुत बेहतर होता, क्योंकि भाजपा ने तो छल दिया था, किसानों को धोखे में रख दिया था, किसानों का शोषण भरपूर किया, और ये इन्होंने ये काम किया इस चीज को कि किसानों को सुविधा दिया जाए। एक तरफ सुविधा देने का प्रयास किया, दूसरी तरफ उसी किसान के बच्चे को, किसानों को दारू भट्टी में शराब बेचकर उसी धान का पैसा का वसूली करना शुरू कर दिया। इससे किसानों को बिल्कुल नुकसान ही हो रहा है, इतना शोषण करना नहीं चाहिए था उनको। बोनस दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री अच्छे हैं? नहीं, वो बोनस दे भी रहे हैं, शोषण कर भी रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने देखो, अगर बोनस दे रहे हैं, किसानों के प्रति सोचते, तो क्या किसान उज्ज्वला गैस योजना का उपयोग नहीं करता? वो चाहते तो गैस की जो, यादव जी, किसान उपयोग करेगी, महिला उपयोग करेगी? देखो, महिला भी किसान है मेरे यहाँ का, पुरुष भी किसान है, और हर किसान के घर में महिला है। माता बहनें नहीं होगी तो किसान अपना खेत का हल कैसा चलाएगा? तो गैस तो हर किसान के घर में भी जलेगी, सबके घर में जलेगी। भोजन तो किसान को भी करना है भैया। किसान सीधा धान तो खा करके अपना जीविका उपार्जन नहीं कर सकता, किसान को भी चावल खाना पड़ेगा, रोटी खाना पड़ेगा, सब्जी खाना पड़ेगा। गैस तो सबके लिए जरूरी है। अच्छा यादव जी, हमने पिछले दिनों जो माली समाज के जो मुखिया थे नीलकंठ बिसी जी, उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस यदि नए चेहरे को मौका देगी तो कुछ हो सकता है, कांटे की टक्कर रहेगी। सुशील यादव जी ने भी ये दावा किया था कि नए चेहरों पर यदि दाव खेला जाएगा तो कांटे की टक्कर रहेगी। और दोनों के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? योगेंद्र यादव जी किस रूप में देखते हैं? देखो, यहाँ नया चेहरा हो चाहे पुराना चेहरा हो, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास जो करने लायक हो, वो पुराना भी हो तो चलेगा और नया भी हो तो चलेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर युवा होता और बेहतर होगा। अगर युवा को, अगर दोनों पार्टी या हमारी पार्टी, कोई पार्टी युवा को मैदान में उतारती है तो युवा को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं तो जानता हूं नीलकंठ बिसी जी को व्यक्तिगत रूप से, काफी वो सरल हृदय और अच्छे व्यक्ति है। व्यक्तिगत रूप से मेरा उनके साथ संबंध भी अच्छा है। सुशील को तो मैं अपने छोटा भाई हूँ, बताया हूँ, आपको मालूम है, और छोटा भाई भी बोलते हो आप उनके आके उनके बयान का खंडन भी कर देते हो। यादव जी, ये द्विअर्थी बातें क्यों कर रहे हैं यादव जी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं द्विअर्थी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोला हूँ कि हर लोग विचार, अपना अपना विचार है, किसी के कहने मात्रा से उसके साथ चलते नहीं लोग। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं और स्वयं का निर्णय लेने की निर्णय क्षमता है, इसलिए अब वो 80% की बातें नहीं रही। अब अपना अपना विचारों के अनुसार अलग अलग पार्टी में, अलग अलग विचारधारा में लोग जुड़ने लगे हैं। मैं ये कह रहा हूँ। योगेंद्र यादव जी के मुताबिक कितना परसेंट होना चाहिए तीनों पार्टी के लिए? मैं कह रहा हूं, मैं अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूं कि दोनों पार्टी के, समाज के समीकरण को बताइए ना। समाज का समीकरण यही है कि आज दोनों पार्टी के युवा जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ से, हमारे आम आदमी पार्टी में। और जो 80% बोले थे दोनों महानुभाव, उनकी जो 80% में सेंध लगने लगी है, तो वो 80% बहुत नीचे का ग्राफ गिरता चला जाएगा। अगर वो 50-50 हो जाती है दोनों का, तो हमारे यहाँ 80 में से उसका 50 हो जा रहा है, 30-30 बच रहा है, तो हमारे यहाँ वो 60% दोनों का आ जा रहा है। इससे हमारा आम आदमी काफी मजबूत होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी जैसे मजबूत हो जाएगा, मैं तो यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को कोई फिर से यहाँ पराजय कर दिए, संभव नहीं हो सकता। क्योंकि माली समाज के लोग, युवाओं को देखता हूँ, उसमें जोश है, जुनून है। यादव समाज के युवाओं में भी जोश और जुनून है। दोनों अच्छे विचारों के साथ परिपक्व होकर निकल रहे हैं। अब वो भक्ति भावना में रहने वाले नहीं है, किसी का गुलामी के हिसाब से जीवन जीने वाले नहीं है। वो बहुत आगे बढ़ेंगे, राजनीति में फतह करेंगे और समाज में एक प्रतिष्ठित और अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। मैं सिर्फ माली और यादव की नहीं कर रहा हूं, ये हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, जिले में, गांव में, ग्राम पंचायत में सभी युवा आगे बढ़ने लगे हैं और राजनीति में फतह करेंगे निश्चित रूप से, और नई दिशा देंगे समाज को। यादव जी, बिरला नौगढ़ में आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है? आपकी पार्टी का क्या भविष्य है और आप अपनी पार्टी को यहाँ पर किस पायदान में देखते हैं? हमारी पार्टी अभी शिशु से युवावस्था में पहुँच चुका है और मैं ये इतना तो जानता हूँ, अगर ये जो युवाओं को बोला, अगर इनका सहयोग अगर और थोड़ा मिल जाता है तो हमारी पार्टी दोनों पार्टी को शिकस्त दे देगी और हमारी पार्टी ही पता कर देगी यहाँ पर। क्योंकि बीजेपी कमजोर होने लगी है यहाँ पर, क्योंकि उसका 15 साल कार्यकाल में उन्होंने देवोग बिंदानगर क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। और भूपेश बघेल जी 4.5 साल में वो भी
प्रयास किए लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिली। अगर हमारे जो 9 गारंटी 10 गारंटी है, उस गारंटी को सही तरह से अगर हमारा युवा पढ़ लेता है, देख लेता है, घर घर गारंटी पहुंच जाती है, तो इस गारंटी के माध्यम से हमारा जो पार्टी है बहुत आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ये थे आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष और यादव समाज के पदाधिकारी योगेंद्र यादव जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिरलानगर में है आम आदमी पार्टी बाकायदा तेजी से बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने समाज को लेकर भी अपने जो दावे थे अपने दावे पेश किए। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी में यादव समाज के अधिकांश युवा जुड़ने लगे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस पार्टी पर जनता भरोसा जताएगी और किस पार्टी का परचम बिरलानगर में लहरेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।